नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। बस्तर में अलग अलग मुठभेड़ों में 24 नक्सली ढेर, एक जवान भी शहीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, अगले साल 31 मार्च से पहले देश होने वाला है नक्सल मुक्त। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। पारिसीमन और पंजाब में किसानों के मसले पर राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। नागपुर के कई इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू में दी ढील। हिंसा को लेकर भड़काऊ पोस्ट शेयर करने वाले अकाउंट्स की पहचान जारी। अब तक 10 मामले दर्ज। आरोपी फहीम समेत 6 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का चलेगा मामला। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के खिलाफ भाजपा का विरोध प्रदर्शन। विधानसभा में बोलने नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। अग्निमित्रा पॉल ने कहा, प्रदेश में केवल ममता बनर्जी का ही संविधान लागू। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का हुआ आगाज। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेलों का किया आधिकारिक उद्घाटन। देश भर के करीब 1300 से अधिक खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। और आइए विस्तार से डालते हैं खबरों पर नजर। गुरुवार को नक्सल मुक्त भारत अभियान और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। प्रदेश के बीजापुर और कांकेर में सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों की टीम बीजापुर और दंतेवाड़ा की सरहदी में थाना गंगालूर इलाके में नक्सली विरोध ऑपरेशन पर निकली थी। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सुरक्षा बलों की टीम ने बीजापुर में 20 तो वहीं कांकेर में 4 नक्सलियों को मार गिराया। इस बीच मुठभेड़ के दौरान बीजापुर में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। इसके अलावा मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसमें नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने, बस्तर के विकास को तेज करने और पर्यटन व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विस्तार से चर्चा की गई थी। काफ़ी बड़ी मात्रा में AK-47 इंसासेसर इस प्रकार का ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। दुर्भाग्यवश इस मुठभेड़ में हमारे एक DRG जवान बहादुरी से महोदय से लड़ते दौरान उन्हें गोली लग गए थे। उनका उसी घटनास्थल में शहादत हो गए थे। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा अभी लगातार ये रेखा में ऑपरेशन जारी रखा है। अभी फायरिंग और सर्चिंग अभियान जारी है। उत्तर बस्तर मार्ट डिवीजन कैडर्स के विरुद्ध में एक अभियान संचालित किए जा रहे थे। इस अभियान में प्रातः 8 बजे से लगातार अनेक बार मुठभेड़ हुई। उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए थे। इस क्षेत्र में भी अभी लगातार फायरिंग और सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 24 नक्सलियों को मार गिराया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इसे भारत को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी पर खुशी जताते हुए कहा कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस और जज्बे की सराहना की है। हम अपने सुरक्षा बल के जवानों के साहस को नमन करते हैं। लगातार बहुत मजबूती के साथ वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है और हमारे माननीय गृह मंत्री जी का भी संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है
और उस तेजी के साथ काम भी हो रहा है और हमको पूरा भरोसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा और हमारा जो बस्तर स्वर्ग है वहाँ भी पूरे देश दुनिया के लोग जा पाएंगे। डबल इंजन सरकार का यही तो फायदा हो रहा है कि समन्वय के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई। अब कल लोकसभा में बजट पारित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी है। गिलोटिन पारित होना है, इसलिए बीजेपी ने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को शुक्रवार को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भले ही विपक्ष के हंगामे के बीच संसद की कार्यवाही सुचारू नहीं चली और संसद की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा, लेकिन इस बीच संसद भवन परिसर में भारत और इजरायल के बीच के दोस्ताना रिश्तों की एक झलक जरूर देखने को मिली। जब इजरायल के एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन ने संसद भवन परिसर का भ्रमण किया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर को करीब से निहार कर इजरायली डिप्लोमेट डेलीगेशन खासा उत्साहित दिखा। नागपुर में भड़की हिंसा के बाद आज कई इलाकों में प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील दे दी है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है। इस बीच डीसीपी नागपुर ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसमें 4 साइबर सेल से जुड़ी हुई हैं, जिसमें मामले से जुड़े वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के जरिए हिंसा, अभद्रता और 2 समुदायों के बीच वैमनस्य को भड़काने की कोशिश की गई। मामले में 4 एफआईआर दाखिल हुई हैं, 27/25, 28/25, 29/25 और 30/25। इसमें जो पहली एफआईआर है वो ये है कि जो औरंगजेब के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट हुआ था, वो प्रोटेस्ट का जो वीडियो बनाकर और उसमें इस प्रकार की टिप्पणी कर उसको स्प्रेड किया गया, जिसमें वायलेंस को बढ़ावा दिया गया। उस पर 27/25 ऐसा एफआईआर दाखिल हुआ है। 28/25 जो वायलेंस जो वीडियोज़ हुए, उन वीडियोस को क्लिपिंग बनाकर उसको स्प्रेड किया गया, जिससे कि और फर्दर 2 समुदाय के बीच में वायलेंस हो। और तीसरा है 29/25, जिसमें अभद्र प्रकार के पोस्ट किए गए, जिससे फर्दर वायलेंस को प्रमाण दिया गया। और 30/25 में जो वायलेंस की वीडियोस हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया। उसमें किस प्रकार के एक कैप्शन दिए गए कि अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, और इसकी वजह से और उसको ग्लोरीफाई करके और उसको बढ़ाने के लिए अपील की गई, वो 30/25 में। और इस प्रकार से 4 एफआईआर दाखिल की है। 230 के ऊपर प्रोफाइल्स है जिसकी इंफॉर्मेशन मांगी है, ब्लॉक करने के लिए दिया है। और अभी एफआईआर में 50 के ऊपर प्रोफाइल्स उसमें डाली गई हैं। उन सबकी जानकारी हमने जो थर्ड पार्टीज है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, उनसे हम लोग मांग रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से जैसे जानकारी हमारे पास आती जाएगी, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अरेस्ट करने की प्रक्रिया चालू करेंगे। डीसीपी नागपुर ने आगे बताया कि 6 लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का आरोप लगाया गया है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर हिंसा भड़काने का काम किया था। जो देशद्रोह का जो चार्ज डाला गया है वो गुना नंबर 30/25 में डाला गया है, जिसके अंतर्गत जो वायलेंस हुआ पुलिस के खिलाफ में, जो पत्थरबाजी हुई, उसको ग्लोरीफाई किया गया है। उसके साथ में ऐसे कमेंट डाले गए हैं, उसमें जो कैप्शन डाला गया है अल्लाह अकबर और सर तन से जुदा, ये उस वायलेंस को ग्लोरीफाई करने के लिए और बढ़ाने के लिए, और जिसको हम लोग बोलेंगे कि आर्म्ड अग्रेशन को बढ़ाने के लिए और सबवर्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वो उस प्रकार के पोस्ट डाले गए हैं। उन लोगों के ऊपर केवल ये देशद्रोह का कलम लगाए। 6 आरोपी हमने उसमें लिखे, उसमें फहीम खान भी है और उसमें और भी आरोपी अभी ऐड होंगे। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट का रुख किया है। सतीश सालियान ने कोर्ट में याचिका दायर कर आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर आज महाराष्ट्र विधानसभा में जोरदार बहस हुई, जिसके चलते सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। ये बहस तब शुरू हुई जब बीजेपी विधायक अमित साटम और नितेश राणे ने इस मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाया। नितेश राणे ने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच हो और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिशा सालियान के पिताजी ने जो एक क्रिमिनल एफिडेविट पिटीशन दाखिल किया है, उसके अंदर जो उन्होंने नाम लिए हैं 3 जनों को, तो उनकी चौकसी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनको विश्वास बैठ गया है कि उनके बेटी का
गैंगरेप करके उनके ऊपर मर्डर हुआ है, ऐसा उनका विश्वास बैठ गया, जो उन्होंने सब जगह टीवी पे कहा है। तो उसके अनुसार सरकार ने उसका दखल लेना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए। इतनी भूमिका सभागृह ने सरकार के सामने रखी। बीजेपी विधायक अमित साटम ने कहा कि दिशा सालियान की मौत को लेकर 2022 में जो एसआईटी का गठन किया गया था, उसकी जांच कहां तक पहुंची है, ये देश और महाराष्ट्र के लोगों के सामने आना चाहिए। इस संदर्भ में महाराष्ट्र की सरकार ने दिसंबर 2022 में एक एसआईटी की घोषणा की थी। उस एसआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहां तक आया है, उस इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स क्या है, ये जल्द ही महाराष्ट्र के सामने, देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने ये आने चाहिए। विधानसभा में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से हमने मांग की और महाराष्ट्र के सरकार के गृह राज्य मंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार ये एसआईटी के फाइंडिंग्स ये जनता के सामने लाए जाएंगे। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरें देखते हैं। पंजाब में किसानों को शंभू और खनौरी सीमा पर से हटाने का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस सांसद गुरदीप सिंह औजाला ने कहा कि किसानों को धरना स्थल से हटाने की घटना की निंदा की। उन्होंने डीडी न्यूज से बातचीत में मांग की कि भगवंत मान सरकार सभी किसानों को दिल्ली छोड़े, जहां वे धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। काफी समय से पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में केंद्र सरकार की उन किसान नेताओं के साथ कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कल की जो घटना है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है कि किस तरह से भगवंत मान सरकार ने प्रोटेस्ट कर रहे किसानों के साथ न सिर्फ धरना हटाया बल्कि उनको गिरफ्तार भी किया। बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद औजला साहब हैं। औजला साहब, कल की घटना को कैसे देख रहे हैं? मैं निंदा करता हूं कल की घटना को। बुला के किसी को गिरफ्तार करना गलत बात है। तो आप इनको अब गिरफ्तार कर लिया, वो तो दिल्ली जाना चाहते थे। तो मेरी ये मांग है मान सरकार से, अब सबको बसों में बिठाकर दिल्ली जंतर मंतर छोड़ो जहां वो धरना देना चाहते हैं। आप रास्ता लेके जाओ ना, आपके पास सरकार है। डेमोन्स्ट्रेशन तो आप हक है किसी का भी को कर सकता है, तो आप वहां जाइए ना। तो वहां तो आप जा ही नहीं रहे। औजला साहब, एक अहम सवाल खड़ा ये होता है कि लगातार लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे और इस बीच में जो भगवंत मान है मुख्यमंत्री के तौर पे कई राउंड की बैठक हुई, लेकिन जो चाहते थे किसान नेता उस तरह से वो बैठक को छोड़कर भी चले गए बीच में। उनका ये रवैया कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। देखिए, जो भी मसला होता है संजीदगी से हल होता है। जो मुखिया होता है उसको सबकी बात सुननी पड़ती है। हर तरह का घर में हर तरह का मेंबर होता है, गुस्से वाला भी होता है, कम गुस्से वाला भी होता है, समझदार भी होता है, नादान भी होता है, लेकिन मुखिया का काम होता है उन सबको लेके आगे चलना। औजला साहब, एक अंतिम सवाल। लगातार कांग्रेस भी किसानों के पक्ष में बात करता रहा है और कई उनकी मांगों का समर्थन भी किया। अब कांग्रेस के नेता के तौर पे कांग्रेस में किस तरह की किसानों के समर्थन में आप खड़े हैं, किस तरह की मांग है? आप पूरे देश में आज़ादी से पहले आज तक किसान मजदूर के साथ, हर तबके के साथ कांग्रेस खड़ी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बात करते हैं, डिक्टेटरशिप के हम हक में नहीं हैं। तो यही हम कहते चलते कि अभी आगे भी किसानों की लड़ाई होगी, कुछ भी होगा, हम लोग लड़ेंगे। जिस तरह से पंजाब में किसानों के साथ देर रात जो घटना हुई उसको लेकर कांग्रेस भी खुलकर किसानों के समर्थन में है। कैमरा पर्सन सुनील राणा के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, दिल्ली।
और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किया है। भाजपा के विधायकों ने अध्यक्ष बिमान बनर्जी के खिलाफ विधानसभा गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा अध्यक्ष पर विधानसभा में बोलने नहीं देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि राज्य में केवल ममता बनर्जी का संविधान लागू है। Biman Bandyopadhyay, who belongs to Baruipur Assembly, has been not allowing us to speak inside. Whenever we want to talk about any issues related to the people of Bengal, we are being suspended. Our mic is switched off. We are being thrown out by the marshal inside. And yesterday, when we had gone to Baruipur, the assembly of the speaker, we were heckled, we were harassed. LOP, our leader of opposition, was attacked. His car was attacked. What kind of West Bengal is this? We don't have freedom of speech. Dr. B.R. Ambedkarji's constitution is not applicable here. Is here only Mamata Banerjee's constitution is applicable. So we are protesting. We have burned the effigy of Biman Bandyopadhyay and our protest will continue. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में नवनिर्मित महीपूर्वा तहसील भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां पर आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि महाराज सुहेल देव के पराक्रम और शौर्य की परिणति थी कि 150 वर्ष तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया। किसी भी आक्रांता का महिमा मंडन करने का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना है। स्वतंत्र भारत किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो। उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करना हो जिन्होंने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का नया भारत कतई स्वीकार नहीं कर सकता। विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालाक ऋषि के नाम पर आगे चला था और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेल देव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पूरी दुनिया में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का आधा भारत में होता है। नई दिल्ली में आयोजित डीपीआई कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत में यूपीआई के जरिए हर महीने 16 अरब ट्रांजैक्शन होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस डिजिटल परिवर्तन का काफी गहरा सामाजिक परिणाम सामने आया है। Every month, 16 billion transactions happen through UPI. More than half the electronic payment transactions across the world happen in India alone. The social outcomes that have been unleashed by this digital transformation are even more profound. We saw the benefits of digital public infrastructure in full flow, especially during COVID. Nearly $9.3 billion were deposited in the accounts of 420 million beneficiaries using the direct benefits transfer system. Taken together, Jan Dhan, Aadhaar and mobile are known in India as the JAM Trinity. This represents the world's largest financial inclusion program. 19 countries have entered into agreements and understandings with India on the India Stack. चुनाव आयोग ने पिछले 1 महीने की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1 महीने में चुनाव प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दिशा में चुनाव आयोग ने साहसिक कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि करीब 1 करोड़ चुनाव अधिकारियों की निरंतर क्षमता वृद्धि के लिए डिजिटल प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। ERO, DEO और CEO स्तर पर चुनाव अधिकारियों के साथ करीब 5000 सर्वदलीय बैठकों के माध्यम से राजनीतिक दलों की भागीदारी की गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि आपत्तियों और अपीलों का कानूनी ढांचा, प्रविष्टियों में सुधार और मतदाता सूची में नाम शामिल करने का मार्गदर्शन किया गया है और अब तक केवल 89 प्रथम अपील और केवल 1 द्वितीय अपील दायर की गई है।
और दिल्ली में आधिकारिक सांख्यिकी के लिए गैर पारंपरिक डेटा स्रोतों का लाभ उठाने पर एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसी मुद्दे पर डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने SNPI के सचिव डॉक्टर सौरभ गर्ग से बातचीत की। डेटा फॉर डेवलपमेंट, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किस तरह से नॉन कन्वेंशनल डेटा को ऑफिशियल यूज़ में लाया जाए और मेरे साथ हैं सचिव SNPI। आइए हम उनसे बात करते हैं, डॉक्टर सौरभ गर्ग साहब। जब हम बात करते हैं नॉन ऑफिशियल डेटा की, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि कितना ऑथेंटिक है वो और हम किस तरह से उसको अपने ऑफिशियल यूज़ में ला सकते हैं। हम जब नॉन कन्वेंशनल डेटा की बात है, ये पब्लिक सोर्स से भी हो सकता है, प्राइवेट सोर्स से भी हो सकता है। जैसे हमारा नॉन कन्वेंशनल डेटा में आता है जियो स्पेशल डेटा आता है, GST डेटा आता है, मोबाइल डेटा आता है। हमें जो डेटा चाहिए होता है मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के लिए, इन्फ्लेशन का फीसदी के लिए, GDP के ग्रोथ रेट्स के लिए। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि किस तरह का डेटा हमारे पास आ सके, रियल टाइम में आ सके, सो दैट जो भी हम डेटा से जो भी कैलकुलेट करते हैं, जो भी रिजल्ट्स निकालते हैं, वो रिजल्ट्स टाइमली हो, एक्यूरेट हो और रोबस्ट हो। सर, इंडिया के पास एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि कैसे हम इंक्लूसिव सोसाइटी को बना सकते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। तो ऐसे में नॉन कन्वेंशनल डेटा कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है और उसको कैसे लेवरेज किया जा सकता है? हमें तरह डेटा को देखना होता है कि क्या क्या अवेलेबल है और कैसे अवेलेबल है। कुछ ट्रांजैक्शन डेटा होता है, कोई फिक्स डेटा होता है और कोई डिजिटल माध्यम से होता है, कोई फिज़िकल माध्यम से होता है। और जब हमारे पास ये सारा डेटा रहेगा तभी हम देख पाएंगे कि हर एरिया, हर वर्ग और जो हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है उसको कैसे हम मेजर कर सकें और हम कैसे देख सकें कि किस प्रकार प्रोग्रेस है। इसीलिए ये हमारा जो प्रयास है कि तरह डेटा, नॉन कन्वेंशनल डेटा को भी हम यूज़ करें, सो दैट हम कैप्चर कर पाएँ कि कैसे हमारा देश प्रगति पर है। नॉन कन्वेंशनल डेटा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिया अब उस पायदान पे खड़ा है जहाँ से हम 2047 का विकसित भारत का सपना अच्छे से देख सकते हैं और उसको पूरी तरह से हम उसको रियलाइज़ भी कर सकते हैं। कैमरामैन उत्तम के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। और बैंकॉक में होने वाले आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा ने कहा कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में DPI में सहयोग बढ़ने पर बात होगी। इसी मुद्दे पर नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से डीडी न्यूज के संवाददाता अखिलेश सुमन ने बातचीत की। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा हमारे साथ हैं। मैडम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं अगले महीने बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने बैंकॉक में। तो आपकी तरफ से बिम्स्टेक में कौन से खास मुद्दे उठाए जाने वाले हैं? एक तो हमारा कनेक्टिविटी के मुद्दा सबसे आगे होगा और नेपाल इज़ टेकिंग लीडरशिप ऑन पीपल टू पीपल movement, so we will be talking about tourism as well, or maritime access to the sea, mainly economic framework में कैसे Nepal can also enter, especially as we are a landlocked nation. So इसमें हमारा I think बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। मैडम, UPI पे भारत और नेपाल के बीच में काम हो रहा है, तो UPI के यूज में नेपाल की अभी क्या स्थिति है? आई थिंक इसका अच्छा ही नतीजा आ रहा है और द पेमेंट्स दैट आर बीइंग डन, द डेटा एक्सचेंज से भी ज़्यादा पेमेंट्स के उसमें अच्छे हो रहा है। भारत और नेपाल के बीच में भी डेटा का ट्रांजैक्शन सारा हो रहा है? अभी तक तो नहीं हुआ, स्पेशली ओनली अभी पेमेंट के सर्विसेज में हो रहा है, बट बाकी की भी पोटेंशियल्स बहुत है। अभी सिर्फ टूरिज़्म और ये शॉपिंग वगैरह इधर उधर का पेमेंट थोड़ा रेमिटेंस में हो रहा है, बट इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। भारत ने DPI पे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी काम किया है, तो जो बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन होगा उसमें भी क्या इस पर किसी तरह के कोलैबोरेशन, सामूहिक प्रयास के लिए कुछ बात की जा सकती है? डेफिनेटली की जा सकती है और जस्ट एज आई रिफर्ड इन माई स्पीच ऑल्सो, the cost effectiveness of the Indian DPI system and the technology
that you all have used. I think that will be very useful for all nations across BIMSTEC. So I think it is an issue that will get good attention. तो नेपाल की विदेश मंत्री का कहना है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है डीपीआई के क्षेत्र में, उसमें भारत और नेपाल या भारत और बिम्स्टेक के अन्य देश भी सहयोग कर सकते हैं। डीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।